मैस्कुलिनिटी, वायलेंस और पॉलिटिक्स, ये तीन शब्द हैं जिसके इर्द गिर्द इस वक्त धुरंधर को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैस्कुलिनिटी और वायलेंस को भी समझेंगे, जबकि पॉलिटिक्स को लोग चूंकि प्रोपेगेंडा से जोड़कर देख रहे हैं तो उसको उसी रूप में समझेंगे और जानेंगे कि आखिर धुरंधर को लोग प्रोपेगेंडा वाली फिल्म क्यों कह रहे हैं। क्रिटिसाइज करने वालों का मानना है कि धुरंधर फिल्म में आदित्य धर ने एक ऐसी दुनिया बनाई है जहां सिर्फ मर्दों की ही चलती है, जहां सौदेबाजी, वायलेंस और सत्ता का खेल सिर्फ पुरुषों के हाथों में ही है। साथ ही रणवीर सिंह और सारा अर्जुन के एज गैप को लेकर भी चर्चा हो रही है। उस सीन की भी चर्चा है जब हमजा यानी रणवीर यालिना जमाली यानी सारा अर्जुन को क्लब से उठाकर अपनी बाइक पर ले जाता है। क्रिटिक्स का मानना है कि ये एक तरह से किडनैपिंग है, जबकि दूसरा पक्ष यह है कि इस फिल्म में कबीर सिंह या एनिमल जैसा ना ही थप्पड़ मारने वाला सीन है और ना ही लिक माई शूज वाले सीन है। सारी दुनिया जिस रहमान डकैत से खौफ खाती है उसकी बीवी उसे थप्पड़ जड़ती है। अन्य स्पाई यूनिवर्स में जहां हीरो की एंट्री स्लो मोशन में दिखाई जाती है, उसके बाल उड़ रहे होते हैं, दूसरी तरफ धुरंधर में पाकिस्तान पहुंचते ही हमजा की इज्जत लूटने की कोशिश होती है। पर क्रिटिक्स इस पर बातें नहीं कर रहे हैं, या यूं कहें कि इन पक्षों पर बहुत कम बातें हो रही हैं। एक और तीसरा तर्क यह है कि जिस तरह की हमजा की सिचुएशन है वहां मैस्कुलिनिटी ही काम आएगी। वो एक स्पाई है और उसे दुश्मनों को मारना है और खुद को भी जिंदा रखना है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले पाकिस्तान के उस इलाके के बारे में समझना होगा, उसके इतिहास में झांकना होगा। दरअसल पाकिस्तान की व्यावसायिक राजधानी कहे जाने वाले कराची शहर का एक पुराना और ऐतिहासिक इलाका है लयारी। इस इलाके की अहमियत इतनी है कि इसे कराची की मां तक कहा जाता है। ऐसा इलाका जहां पख्तून, बलूच, सराइकी, सिंधी, कच्छी, मुहाजिर जैसी कई सारी कौमें रहती हैं। कोई वक्त था जब यहां बलूचों और पठानों में हमेशा तलवारें खींची रहती थी। दोनों के अपने अपने गैंग हुआ करते थे जो अक्सर आपस में भिड़ते रहते थे। दोनों की अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियां थी। बलूच गैंग के सरदार रहमान डकैत, जिसे अक्षय खन्ना ने निभाया है, उसके सिर पर पाकिस्तान की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी का हाथ था, जिसके लिए रहमान लयारी में वोटों का इंतजाम करता था और बदले में काले धंधे चलाता था। फिर एक वक्त आया जब रहमान डकैत को पाकिस्तान के राष्ट्रपति का साथ मिला और उसने रहमान की एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनवा दी। धीरे धीरे इन गैंगस्टर का आतंक वहां इतना ज्यादा बढ़ गया कि पहले 2012 और फिर 2013 में पाकिस्तानी सरकार ने ही इनके खिलाफ जंग छेड़ दी, जिसे ऑपरेशन लयारी कहा जाता है। फिल्म धुरंधर इसी ऑपरेशन के पीछे की कहानी है। आगे की कहानी इस फिल्म के अगले पार्ट में दिखाई जाएगी जो मार्च 19, 2026 के दिन रिलीज होगी। अब इस फिल्म में जितनी हिंसा आपको देखने को मिली है, शायद अगले पार्ट में इससे ज्यादा देखने को मिले। और जो अब तक इस पार्ट में देखने को मिला है, हो सकता है कुछ चीजें फिक्शनल हो या उसके लिए क्रिएटिव लिबर्टी ली गई हो, लेकिन हिंसा तो हुई थी और उसे ही दिखाया गया है। सवाल है कि अगर एनिमल और मार्को में फिक्शनल कैरेक्टर्स हिंसा करते हैं फिर भी दिक्कत है, और अगर ओरिजिनल कहानी को भी पर्दे पर दिखाई जा रही है फिर भी दिक्कत है। हम कब समझेंगे कि वायलेंस फिल्म भी एक जॉनरा है? ऊपर से आधी डिबेट तो तभी खत्म हो जानी चाहिए जब पहले से ही फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है, यानी आपकी एज 18 साल से ऊपर है, तब ही आप सिनेमा हॉल में घुस सकते हैं। दूसरी बात कि स्पाई और एजेंट के साथ क्या होता है इसकी कहानी आप जानते ही हैं। फिर इस बहस में पढ़ना ही क्यों कि वायलेंस क्यों? क्या 2001 में लोगों की जानें नहीं गई थी? क्या 26/11 में लोग नहीं मारे गए थे? फुटेज दिखाते हुए जब स्क्रीन लाल होता है तो उस वक्त टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है, पूरा हॉल शांत हो जाता है। हम सब उस पल को महसूस करते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, पर अंदर ही अंदर भर भर कर गाली देते हैं। मुझे लगता है यहां डायरेक्टर आदित्य धर की तारीफ करनी होगी। उन्होंने सिर्फ लाल स्क्रीन करके भी हमारे अंदर के इमोशंस को बाहर निकाला है। हम मानते हैं कि वायलेंस किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, फिर 26/11 क्यों हुआ? 2011 का संसद हमला क्यों हुआ? इससे हमदर्दी किसे है? लाल स्क्रीन से दिक्कत किसे है? वापस से हम वायलेंस वाले डिबेट पर आए तो एक बार फिर को एनिमल और मार्को वाले वायलेंस से भले ही किसी को दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब हमजा पाकिस्तानियों को मारता है उससे तो देश के दुश्मन ही मर रहे होते हैं ना, फिर उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर जो है फिर आप में ही दिक्कत है। इसी से हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो है
political debate around Dhurandhar and why it is called as propaganda film. पहले पॉइंट की शुरुआत इसी रेड स्क्रीन वाले सीन से करते हैं, क्योंकि यहां वायलेंस ही मुद्दा नहीं है, बल्कि इसी में एक वो प्रोपेगेंडा है जिसकी क्रिटिक्स बात कर रहे हैं। आलोचकों का मानना है कि इस दृश्य से जानबूझकर यूपीए सरकार के कार्यकाल को कमजोर दिखाने की कोशिश की गई है। नेशनल सिक्योरिटी पर एक क्वेश्चन मार्क डाला गया है। देखिए, 26/11 मुंबई हमला एक निर्विवाद सत्य है। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया और उस दौरान हैंडलर्स से हुए बातचीत सार्वजनिक रूप से सामने आई। रेड स्क्रीन वाला सीन जहां आतंकवादी एक भारतीय चैनल का इस्तेमाल करके देश के खिलाफ भड़काऊ बातें करता है, तकनीकी रूप से उस मनोवैज्ञानिक युद्ध को दिखाता है जो हमलावर देश पर थोप रहे थे। एक राष्ट्रीय आपदा को दिखाना और दोषियों को बेनकाब करना राष्ट्रवाद है, ना कि प्रोपेगेंडा। इसे इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। अगर आपको याद हो तो उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया ने भी भारत की आलोचना की थी। अब आते हैं कंधार हाईजैक वाले सीन पर। तो आपको याद ही होगा कि ये 1999 में हुआ था और उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार थी। फिल्म में यह साफ दिखाया गया है कि उस समय हाईजैकर की मांगे मानने का फैसला किया गया था और अजय सान्याल की सलाह को शायद नजरअंदाज किया गया। यदि यह फिल्म विशुद्ध रूप से बीजेपी प्रोपेगेंडा वाली फिल्म है तो वह इस घटना को या तो पूरी तरह से छोड़ देते या किसी और पर थोप देते। इसे दिखाने का मतलब है कि फिल्म नेशनल सिक्योरिटी के फैसलों की आलोचना कर रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। इवन कुछ लोग कंधार हाईजैक के वक्त हिंदू वाले डायलॉग से बचने को बोल रहे हैं। तो उन लोगों को यह बात भी याद रखनी चाहिए कि अभी हाल फिलहाल ही धर्म पूछकर ही लोगों को मारा गया था। इसी से आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो है संसद पर हमला। दिसंबर 2001 में हुआ था और यह भी वाजपेयी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुआ था। फिल्म ने इसे इसके सही टाइमलाइन में दिखाया है। आलोचकों का यह भी तर्क है कि फिल्म में फेक करेंसी वाले सीन को दिखाया गया है और कहीं ना कहीं इसे डिमोनेटाइजेशन वाले डिसीजन को सही ठहराने के लिए किया गया है। देखा जाए तो बॉर्डर पार से नकली नोटों का आना और इसका अर्थव्यवस्था पर बुरा असर एक प्रमाणित राष्ट्रीय समस्या है, फिर वो चाहे नेपाल से आ रहा हो या पाकिस्तान से। हाँ, फिल्म में एक आध जगह यह दिखाया गया है जिसमें यह जिक्र हुआ है कि अगली सरकार जो आएगी शायद मजबूत कदम उठाए, देश हित में उठाए, और इस तरह की बातें कही गई है जो शायद कहीं ना कहीं करंट गवर्नमेंट की तरफदारी की ओर इशारा करती है। और धुरंधर 2 में कहानी शायद 2018-20 तक के टाइमलाइन तक पहुंचे, शायद इसके लिए ही ये बातें कही गई हो। और आप देखें तो करंट गवर्नमेंट ने घर में घुसकर मारने का काम किया तो था। सच्चाई यह है कि धुरंधर ने इतिहास के दस्तावेजों को उठाया, उन्हें एक पावरफुल और भावनात्मक स्टोरी में बुना और उन घटनाओं को भी प्रमुखता से दिखाया जहां राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती मिली थी। शायद कुछ लोगों के लिए विवाद की जड़ यह नहीं है कि जो दिखाया गया वो झूठ है, बल्कि यह है कि जिस तरह से दिखाया गया उससे दर्शकों के मन में एक मजबूत धारणा बनी कि पहले देश कमजोर था, अब मजबूत है। आलोचक इस तुलनात्मक नैरेटिव को ही प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। यही कारण भी है कि बीजेपी समर्थक राष्ट्रवाद के नाम पर फिल्म को सराह रहे हैं, जबकि वे लोग जो वर्तमान सरकार की आलोचना करते हैं वे इसे सत्ताधारी पार्टी का एजेंडा कहकर खारिज कर रहे हैं। यह इतिहास बनाम राजनीति का युद्ध है और फिल्म धुरंधर इस युद्ध का मैदान बन चुकी है। और अंत में एक बात यह भी कि जिस भी पार्टी की सरकार होती है, फिल्म, साहित्य, आर्ट और इवन अवार्ड तक का झुकाव उनकी तरफ शिफ्ट होता है। धुरंधर देखने वाले शायद इस बात को मानकर फिल्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दूसरी तरफ आदित्य धर ने दिखाई तो दोनों टाइमलाइन है। मुझे नहीं लगता कि आप किसी टाइमलाइन को चुनना पसंद करेंगे, क्योंकि हमला दोनों टाइमलाइन में हमारे देश पर ही हुआ था। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा जरूर और देखते रहिए बीटी चोखा। धन्यवाद।